हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा। और आज हम स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में बॉटनी पार्ट को डिस्कस करने वाले इस पॉडकास्ट सीरीज के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ आना नहीं है और 3 से 4 क्वेश्चंस तक भी आ जाते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसे समझिए, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए स्ट्रैटेजीज की बात की जा रही है। अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करें, पुराने ढर्रे से जो खेती करते हैं, तो उससे हम बहुत ज्यादा फसल नहीं बढ़ा सकते हैं। एनसीईआरटी लिखती है क्लियरली कि हम थोड़ी बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अगर करें और एकरेज यानी एरिया बढ़ा दे, तो भी हम लिमिटेड एक्सटेंट तक ही खाना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एरिया तो कितना बढ़ाएंगे। यानी इसका सॉल्यूशन है प्लांट ब्रीडिंग। सिंपल भाषा में आपको समझाती हूं। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब है, मान लीजिए एक पेड़ है जिसकी बहुत अच्छी फसल है, हाई यील्ड है, गुड क्वालिटी यील्ड है, लेकिन उसको बीमारी जल्दी से हो जाती है तो वो पेड़ खराब हो जाता है, फसल खराब हो जाती है। लेकिन एक पेड़ है जिसकी यील्ड इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो वाइल्ड वेराइटी है, जंगली वेराइटी है, डिजीज रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, मैं दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करा दूं, इसे कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और डिजायर्ड दोनों के कैरेक्टर्स अगर हाइब्रिड में आ जाए तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, बस इसे प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। यानी पर्पसफुली मैनिपुलेशन करना, डिजायर्ड कैरेक्टर्स क्रिएट करना ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसे कहेंगे प्लांट ब्रीडिंग। अब प्लांट ब्रीडिंग की जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है, ये 9000 से 11000 साल, 9000 से 11000 ईयर्स अगो से फार्मर्स किसान करते आ रहे हैं। क्योंकि 10,000 साल एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं 10,000 ईयर्स अगो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, तो 1000 प्लस 1000 माइनस कर दीजिए। अब अगर हम स्टूडेंट्स प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग में 5 मेन स्टेप्स होंगे। 5 मेन स्टेप्स, आइए पहले हम इन स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, यानी जितने भी जीन्स, जितने भी अलील्स हैं, उनका इंटायर कलेक्शन को जर्म प्लाज्म बोलते हैं। इस स्टेप को कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी भी कहते हैं। यानी मैं जो भी पेड़ बनाने वाली हूं, उसकी वाइल्ड वेराइटी, लोकल वेराइटी, जितनी वेराइटीज मौजूद है, मैं सबका जर्म प्लाज्म वेरिएबिलिटी कलेक्ट करूंगी, तभी तो मैं बेस्ट पेरेंट सिलेक्ट कर सकती हूं। यानी ये फर्स्ट स्टेप रूट है किसी भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का। नाउ नंबर 2, अब मैं इन सारी वेरिएबिलिटी जर्म प्लाज्म का इवैल्यूएशन करूंगी और अपने पेरेंट सिलेक्ट करूंगी। पेरेंट सिलेक्ट करने के बाद इनकी प्योर लाइंस बना ली जाएंगी। नाउ नंबर 3, अब मैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाऊंगी बिटवीन सिलेक्टेड पेरेंट्स। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाने का मतलब, अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले हैं तो एक का पोलन दूसरे के स्टिग्मा पे डस्ट करूंगी, पर अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो जिसे फीमेल लेना है उसका स्टेमन रिमूव करेंगे, यानी इमास्कुलेशन, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। फिर बैगिंग करेंगे, फिर राइट टाइम आने पर, मैच्योरिटी आने पे डी बैगिंग करेंगे, फिर डिजायर्ड पोलन को डस्ट करेंगे, फिर री बैगिंग करेंगे, फिर इंतजार करेंगे, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, पोलन ट्यूब निकलेगी, मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगी। फिर उस सीड को जब हम सो करेंगे, बोएंगे, तब हमें पता चलेगा कि जो अगली जनरेशन बनी है उसमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स आए भी कि नहीं आए। यानी ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस स्टेप है। फ्यू 100 से 1000 क्रॉसेस कराओगे तब जाकर एक हाइब्रिड मिलता है जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स आते हैं। तो फर्स्ट है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जो रूट है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का। सेकंड, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जिनमें फिर प्योर लाइंस क्रिएट कर लेंगे। नंबर 3, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सिलेक्टेड पेरेंट्स, ये टाइम कंज्यूमिंग टीडीएस स्टेप है एंड फ्यू 100 से 1000 क्रॉसेस में जाकर एक डिजायर्ड मिलता है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हम टेस्टिंग करेंगे और सिलेक्ट करेंगे सुपीरियर रिकॉम्बिनेंस को। वो जो फसल आई है, हम अपने सुपीरियर रिकॉम्बिनेंस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत साइंटिफिक इवैल्यूएशन चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, नॉलेज चाहिए, तभी आप बेस्ट हाइब्रिड को चूज कर पाएंगे। और अभी भी हम इसे मार्केट में नहीं बेचेंगे, अब फाइनल स्टेप होगा जहां पर हम इनकी टेस्टिंग करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, फिर मार्केट में बेचेंगे, यानी कमर्शियलाइजेशन करेंगे न्यू कल्टीवार का। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इसे लैब में, यानी कि जो आइडियल रिसर्च फील्ड है, आइडियल आदर्श फर्टिलाइजर्स वगैरह देके ग्रो करने की कोशिश करेंगे। अगर ये ग्रो नहीं कर पाए तो एक्सपेरिमेंट फेल, पर अगर ग्रो कर गया तो अब हम किसानों को बुलाएंगे। पूरी कंट्री को डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन, यानी जलवायु खेती के हिसाब से अलग अलग जोन्स में बांटा है, तो डिफरेंट रीजन के किसानों को बुलाकर उन्हें ये बीज बांट दिए जाएंगे कि आप इनकी खेती करिए 3 ग्रोइंग सीजन तक।
ताकि ये फार्मर की जो फील्ड है, जो प्राकृतिक कंडीशंस हैं, कहीं कभी गर्मी ज़्यादा, कभी ठंड ज़्यादा, कभी सूखा ज़्यादा, उन सबको झेल पा रहे हैं या नहीं। तो पहले रिसर्च फील्ड में आइडियल कंडीशंस में ग्रो करेंगे। अगर वहां पास हो गया तो फार्मर फील्ड, सेवरल लोकेशंस इन द कंट्री, ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में 3 ग्रोइंग सीजन्स के लिए इन्हें ग्रो करके देखेंगे। उसके बाद हम इन्हें वहां की बेस्ट लोकल कल्टीवार से कंपेयर करेंगे, जिसे हम रेफरेंस कल्टीवार कहते हैं। इस बात को समझो, मान लीजिए कि जो गेहूं मिला मुझे हाइब्रिड, वो 5 क्विंटल गेहूं दे रहा है, हरियाणा में 5 क्विंटल मिल रहे हैं, पर हरियाणा में ऑलरेडी एक लोकल कल्टीवार है जो 10 क्विंटल देती है, तो यहां तो मेरी कोई ज्यादा काम आने नहीं वाला, ये तो बेकार वेराइटी प्रूफ हो जाएगी, ये तो फेल हो गया। लेकिन राजस्थान में जो बेस्ट दे रही है लोकल, वो 3 क्विंटल दे रही है, तो वहां ये 5 क्विंटल वाला सक्सेसफुल हो गया। तो रेफरेंस यानी बेस्ट लोकल कल्टीवार से कंपेयर करेंगे, फिर डिसीजन होगा कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है और फिर वहां के किसानों को इसे बेचा जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स हो गए: कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सिलेक्टेड पेरेंट्स, टेस्टिंग एंड सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, एंड फाइनली टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार। ये जो फाइनल स्टेप है ना स्टूडेंट्स, ये रिसर्च फील्ड, फार्मर फील्ड्स इनमें बांटना, ये सारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, पूसा इंस्टीट्यूट भी हम जिसे कहते हैं, न्यू दिल्ली ICAR, वो ये सारा कुछ काम करती है। चलिए, तो ये हमने 5 स्टेप्स पढ़ लिए प्लांट ब्रीडिंग के। अब आइए हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की। ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1960s में हुआ था, जहां पे सेमी डॉर्फ व्हीट, राइस, मेज की वेराइटीज बनाई गई थी। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक फादर हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, और इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब समझिएगा, इंडिया में 33% GDP खेती से आती है, और 67% पॉपुलेशन जो है, यानी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब 1960 से लेके 2000 के बीच में अगर हम देखें तो गेहूं जो है वो 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन पहुंच गई उसकी यील्ड, और चावल की अगर हम देखें तो 35 मिलियन से 89.5 मिलियन टन। ये मिलियन टन से ध्यान रखना, यूनिट इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे याद रखती हूँ, गेहूं कम जगह खाया जाता है इंडिया में, केवल MP, UP, राजस्थान, हरियाणा, ज्यादा नहीं खाया जाता, पंजाब थोड़ा बहुत, और चावल बहुत खाया जाता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो चावल है, पूरा जो अपना साउथ है वो चावल है, जम्मू कश्मीर वगैरह चावल है। तो चावल का 35 मिलियन था, गेहूं का 11 मिलियन, मैं ऐसे याद करती हूँ। और 11 मतलब 1 से इजीली 7 बन जाता है, तो ये 11 से 75 हो गया, और 35 में 3 को 8 बना सकते हो, यानी ये 89.5 मिलियन हो गया। मैं इसे याद रख लेती हूँ। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में ध्यान से सुनिए, सबसे पहले गेहूं की बात करते हैं। गेहूं की 2 वेराइटीज इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई 1963 में, कल्याण सोना एंड सोनालिका। ये दोनों वेराइटीज मेक्सिको के इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज डेवलपमेंट में बनाई गई थी और इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। अब आते हैं चावल। चावल की 2 सेमी डॉर्फ वेराइटीज, IR8 जिसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस ने बनाया था, और TN1 जिसे ताइवान ने बनाया था, ये दोनों 1966 में इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई सेमी डॉर्फ वेराइटीज। बाद में लेटर जया रत्ना, देखो इंडियन नेम्स हैं, जया रत्ना, इंडिया में ही सेमी डॉर्फ राइस वेराइटीज डेवलप की गई। तो कल्याण सोना सोनालिका 1963 गेहूं की वेराइटीज, IR8 TN1 चावल की वेराइटीज 1966, लेटर जया रत्ना इंट्रोड्यूस की गई। अब इसी तरह शुगर केन, गन्ने की अगर हम बात करें, समझो क्या हुआ। शुगर केन में 2 वेराइटीज हैं, जीनस है सैकरम, स्पीशीज 2 हैं, बारबरी और ऑफिशियनारम। देखो ऑफिशियनारम नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में ग्रो करती है, नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकती, और बारबरी नॉर्थ इंडिया में ग्रो करती है। कैसे याद रखोगे, बारबरी बाबर ने सबसे पहले आक्रमण नॉर्थ इंडिया में किया था, तो बारबरी नॉर्थ इंडिया की है, और ऑफिशियनारम ऑफिस, पढ़ा लिखा, ज्यादा लिटरेसी रेट साउथ की है, तो ये साउथ इंडिया की है। अब साउथ इंडिया वाली का थिक स्टेम है, यानी बढ़िया शुगर कंटेंट है, बढ़िया यील्ड है। नॉर्थ इंडियन वाली का थिन स्टेम है और गन्ने में खाते ही स्टेम है, यानी पुअर शुगर कंटेंट है, पुअर यील्ड है। तो साइंटिस्ट ये चाहते थे कि नॉर्थ में भी हम साउथ वाली वैरायटी को ग्रो कर सके। उन्होंने दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, वही उसका पोलन उसके स्टिग्मा पे छिड़का होगा, वो 5 स्टेप्स करे, तो जो हाइब्रिड बना वो साउथ वाली की तरह थिक स्टेम, यानी हाई यील्ड, हाई शुगर कंटेंट, एंड कैन बी ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो बन गया।
इसके अलावा मिलेट्स भी बनाए गए थे हरित क्रांति के दौरान। मिलेट्स मतलब जिनमें स्मॉल सीड्स होती हैं, बाजरा, ज्वार, मक्का यानी मेज, बाजरा, ज्वार, ये सब में हाई यील्डिंग वैरायटीज भी बनाई गई। प्लस क्योंकि ये राजस्थान वगैरह में ग्रो करते हैं जहां पानी की कमी होती है, तो इन्हें वाटर स्ट्रेस से रेजिस्टेंट वैरायटीज भी बनाई गई थी। हो गया अच्छे से क्लियर? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, सारी बातें। चलिए अब आइए सीखते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज मतलब पैथोजन से जो रेजिस्टेंस से वैरायटीज हमने बनाई हैं। देखो एक बात समझो, पैथोजन मतलब वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, मेनली हम इनकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर इनसे बीमारी होती है तो 20 से 30% से लेकर टोटल भी पूरा का पूरी फसल खराब हो जाती है, क्रॉप लॉस तक हो जाता है। यानी हमें इनसे रेजिस्टेंट वैरायटीज तो बनानी है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हमें क्या नॉलेज होना चाहिए, एक कॉजेटिव पैथोजन कौन वो बीमारी कर रहा है, और दूसरा वो फैलता कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किसी भी पेड़ की रोग प्रतिरोधक क्षमता, डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब है एबिलिटी टू रेजिस्ट, फाइट दैट डिजीज। और वो कौन डिसाइड करता है भाई, उसकी इम्यूनिटी यानी उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन। हमारे में भी तो एक को कोविड हो रहा है, एक को नहीं हो रहा, ये क्या है, हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएशन है जो हमारी डिजीज रेजिस्टेंस को डिसाइड करता है। अब कुछ बीमारियां एनसीईआरटी में दी है जो बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस से होती हैं। जैसे वायरस से दी है टोबैको मोजाइक डिजीज एंड टर्निप मोजाइक डिजीज, ठीक है। देन बैक्टीरिया से दी है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, और फंजाई से 3 बीमारियां दी हुई हैं। बीमारी नंबर 1 हमेशा याद करेंगे, लालू प्रसाद यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लालू प्रसाद की बीएमडब्ल्यू में यानी ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, बीएमडब्ल्यू तो बी और डब्ल्यू। लाल गन्ने निकले यानी रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये तीनों फंगल डिजीजेस हैं, ठीक है। तो ये तो बीमारियां हैं जो इन फसलों को खराब करती हैं। अब डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज कैसे बनाई गई, पहले कन्वेंशनल ब्रीडिंग से जो बनाई गई, आइए देखते हैं। सो यहां पर स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट में मैं थोड़ी सी हेल्प ले रही हूं एनसीईआरटी की टेबल की, वरना उसके बिना मजे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले गेहूं की वैरायटी बनाई गई हिमगिरी। हम कैसे याद करेंगे, हम याद करेंगे व्हाट इज हिमाचल से। व्हाट इज हिमाचल, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज हिमाचल, व्हाट मतलब व्हीट, हिमगिरी इसकी वैरायटी बनाई गई है। आपने कहा मैम ये है हिल स्टेशन जहां पर हम रेस्ट करने जाते हैं, यानी हिल बंट बीमारी के खिलाफ इसमें रेजिस्टेंस है, प्लस रेस्ट मतलब लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट के खिलाफ इसमें रेजिस्टेंस है। नाउ दूसरी वैरायटी है ब्रासिका की। ब्रासिका मतलब ब्रास मतलब पीतल पीला होता है, पर पीला तो सोना भी होता है, तो स्वर्णिम। इस वैरायटी का नाम है पूसा स्वर्णिम। और महाभारत में स्वर्ण के, सोने के कुंडल कर्ण के थे, पर कर्ण गरीब था तो छोटे राई के बराबर थे, तो स्वर्णिम, कर्ण, राई इस वैरायटी का नाम है। और सोने में कभी जंग नहीं लगती, काला नहीं पड़ता, सफेद रहता है, तो व्हाइट रस्ट डिजीज से रेजिस्टेंस है। हो गया। चलो थर्ड है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मतलब गोभी, फूल गोभी सफेद होती है और बड़ा सा बर्फ का गोला लगता है। सफेद मतलब सुबह यानी शुभ्रा, पूषा शुभ्रा, और स्नोबॉल जैसी लगती है, तो पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल केवन इसकी वैरायटी है। और ये सुबह है तो ये काले को चीरती है, काला नहीं होने देगी, यानी ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट, ब्लैक रॉट डिजीज से रेजिस्टेंस है। नाउ फोर्थ बनाइए लोबिया यानी काव पी। काव मतलब गाय भी कोमल है, पी मतलब मटर भी कोमल है, तो वैरायटी का नाम ही है पूसा कोमल। और कोमल लोगों की बड़ी प्लाइट है, प्लाइट मतलब बड़ी बुरी स्थिति है, तो बैक्टीरियल ब्लाइट से रेजिस्टेंट वैरायटी है ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चिली के लिए हमारी ट्रिक है सदा चिल करो, सदा चिल, तो चिली है सदा बहार। चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल से इसे रेजिस्टेंस है। तो ये सब वैरायटीज बनाई गई हैं माय डियर स्टूडेंट्स डिजीज रेजिस्टेंट के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं। इंसेक्ट पेस्ट, इसके पहले एक चीज और आपको सिखा देती हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे डिजीज रेजिस्टेंस में ही म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू जो वैरायटीज बनाई गई हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग से हमें 2 याद रखनी है। नंबर 1 हमको याद रखना है मूंग बीन में म्यूटेशन किया गया, जिसके थ्रू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू से रेजिस्टेंट मूंग बीन की वैरायटी बन गई।
दूसरी हमें याद रखनी, भिंडी की एक वेराइटी बनाई गई है परभनी क्रांति। एक्चुअली भिंडी की एक वेराइटी थी एबेल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस, ये बहुत हाई यील्डिंग बढ़िया भिंडी देती थी पर डिजीज हो जाती थी जल्दी जल्दी, तो एक वाइल्ड वेराइटी ली, उसमें डिजीज रेजिस्टेंस है। एबेल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस लिया, इनका हाइब्रिडाइजेशन कराया, फिर म्यूटेशंस भी करवाए, तो एबेल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस की नई वेराइटी बनी जो डिजीज रेजिस्टेंट है येलो मोजाइक वायरस के लिए, परभनी क्रांति। तो ये दोनों म्यूटेशन ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है। म्यूटेशन मतलब हम जीन्स डीएनए में मैनिपुलेशन चेंज कर रहे हैं, और म्यूटेशन केमिकल से भी हो सकता है और गामा रेडिएशन से होता है, ये नीट 2021 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई डिजीज रेजिस्टेंस की बात। अब आइए हम इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट की बात कर लेते हैं। एक बात समझ लो स्टूडेंट, हमारे उद्देश्य क्या क्या हैं कि हम डिजीज रेजिस्टेंट, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट, एबायोटिक स्ट्रेस से रेजिस्टेंट, हाई यील्डिंग गुड क्वालिटी फूड, ऐसी पेड़ों की वेराइटीज बनाएं। तो अब हम इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस बात करते हैं। यहां पर एनसीईआरटी में दिया है कि अगर गेहूं के अंदर सॉलिड स्टेम हो तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से स्टेम सॉ फ्लाई उसे प्रेफर नहीं करती और नहीं खाती, यानी खराब नहीं करती फसल। इसी तरह गेहूं के अंदर, वीट के अंदर अगर हेयरी लीव्स हो तो सीरियल लीव बीटल भी उसे नहीं खाता है। नाउ कॉटन के अंदर अगर स्मूथ लीव्स हैं, नेक्टरलेस हैं, तो बॉल वर्म्स उसे नहीं खराब करता है, और अगर हेयरी लीव्स हैं तो जैसिड्स उसे प्रेफर नहीं करते हैं। और मक्के के अंदर अगर शुगर कम है, नाइट्रोजन कम है और एस्पार्टिक एसिड हाई है तो मेज स्टेम ब्रोरर उसे प्रेफर नहीं करता। ये नेचुरल डिफेंस है, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल डिफेंस है, नेचुरल। बट साइंटिस्ट ने जो वेराइटीज बनाई है पेस्ट रेजिस्टेंट, आइए उसे हम इस टेबल के थ्रू देख लेते हैं। सो यहां पर ब्राफो यानी ब्रासिका, फ्लैट बीन और ओकरा यानी भिंडी की वेराइटीज बनाई गई हैं। ये भी पूसा इंस्टीट्यूट ने बनाई है। ब्राफो, आप तो हमारे देश के गौरव हो, तो इसकी वेराइटी है पूसा गौरव। फ्लैट बीन, बीन को हिंदी में सेम बोलते हैं, तो सेम। और ओकरा, भिंडी थोड़ी सांवली है, काली है, सांवली है, तो सवानी। और भिंडी सबको पसंद है, सबकी ए क्लास, तो ए लिख दिया। यहां 1 के लिए तो कुछ लिखते नहीं है, 2, 3 और यहां 4 लगा दिया। तो ब्रासिका की हो गई पूसा गौरव वेराइटी, फ्लैट बीन की हो गई पूसा सेम 2 सेम 3, और ओकरा की हो गई पूसा सवानी एंड पूसा A4। नाउ हम कैसे याद रखेंगे इसे? हमें याद रखना है अजय सिंह। तो 1 सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए अजय सिंह। तो एफिड से रेजिस्टेंट है पूसा गौरव के अंदर, जैसिड से रेजिस्टेंस है सेम 2 सेम 3 के अंदर, और शूट एंड फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंस है ओकरा के अंदर, यानी सवानी एंड A4 के अंदर। प्लस एफिड यहां भी लिख दो, फ्रूट बोरर यहां भी लिख दो, ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये सारी पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज हो गई। डन। चलिए आइए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पर बात कर ली है डिजीज रेजिस्टेंस के लिए म्यूटेशन ब्रीडिंग हमने देख ली परभनी क्रांति के अंदर, मूंग बीन के अंदर, और उसके अलावा हमने इसमें वीट जो है अपना यहां पर आप देख सकते हैं ब्रासिका, कॉलीफ्लावर, काउपी और चिली, ये सब कन्वेंशनल ब्रीडिंग से हमने बात कर ली। फिर हमने इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट में भी ब्रासिका, फ्लैट बीन, ओकरा, इनकी बात कर ली। अब आइए हम बात कर लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी। समझिएगा, देखिए स्टूडेंट्स, मोर देन 840 मिलियन पीपल हैं जिन्हें खाना ही सफिशिएंट नहीं मिलता, यानी माल नरिश्ड है, उन्हें खाना ही नहीं मिल रहा है, पूरा भरपेट खाना नहीं मिल रहा। पर 3 बिलियन यानी 3000 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो हिडन हंगर से पीड़ित हैं। हिडन हंगर का ये मतलब है कि उन्हें रोटी और चावल तो मिल रहे हैं, पेट तो भर रहा है, लेकिन न्यूट्रिशनल क्वालिटी यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये सब नहीं मिल रहे हैं, न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा है। ये क्यों है? क्योंकि ये गरीब हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, ये सब वो नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी जिया की होती है। जिया मतलब जेड से जिंक, आई से आयोडीन आयरन और ए से विटामिन ए।
डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसके कारण इनकी मेंटल एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाता है और रिस्क ऑफ डिजीजेस बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर फूड की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, यानी हम प्रोटीन का कंटेंट एंड क्वालिटी बढ़ाएंगे, असेंशियल अमीनो एसिड्स बढ़ाएंगे, ऑयल का कंटेंट एंड क्वालिटी बढ़ाएंगे यानी फैटी एसिड्स, असेंशियल फैटी एसिड्स बढ़ाएंगे, विटामिन का कंटेंट बढ़ाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स का कंटेंट बढ़ाएंगे। ये जो हम न्यूट्रिशनली रिच फूड बनाएंगे, हेल्दियर फैट, हेल्दियर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स बढ़ाएंगे, इसे कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। सो बायो फोर्टिफिकेशन से माय डियर स्टूडेंट्स 3 तो हमने अनाज की वेराइटीज बनाई हैं। पहला चावल, राइस। हम कैसे याद करेंगे? राइस, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी में अपन हीमोग्लोबिन देखते हैं, आयरन देखते हैं, तो ये चावल बनाया है आयरन रिच। और मुट्ठी में 5 उंगली है तो 5 गुना ज्यादा आयरन है बजाय नॉर्मल चावल के। तो आयरन फोर्टिफाइड राइस बनाया है जिसमें 5 टाइम्स मोर आयरन है, बायो फोर्टिफिकेशन। नाउ नंबर 2, गेहूं, व्हीट की वैरायटी बनाई है एटलस 66। आप कैसे याद रख सकते हो? आपने गेहूं खा ली, मतलब बहुत सारी रोटी खा ली, तो आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल का ऐसे पहिए रहते हैं, यूं इसको उल्टा करोगे तो 66 बन जाएगा। और साइकिल एटलस कंपनी की आती है, तो एटलस 66 गेहूं की वैरायटी है। साइकिल चलाओगे तो मसल यानी प्रोटीन बनेगा। तो नॉर्मली गेहूं में इतना प्रोटीन नहीं होता, पर ये प्रोटीन फोर्टिफाइड, प्रोटीन रिच गेहूं की वैरायटी है एटलस 66। और मेज, मक्के की वैरायटीज 3 वैरायटीज बनाई गई थी 2000 में, तो 2000 में बनाई गई है 2000 में। इसमें 2 अमीनो एसिड रिच हैं, ये लाइसीन एंड ट्रिप्टोफैन, और ये दोनों अमीनो एसिड दुगने हैं जितने नॉर्मल मेज में रहते हैं। तो 2000 में बनाई 2 अमीनो एसिड्स, ट्वाइस द अमाउंट है लाइसीन और ट्रिप्टोफैन। इसके अलावा स्टूडेंट्स काफी सारे वेजिटेबल्स भी बनाए हैं। ये तो क्रॉप्स की बात हो गई। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने काफी सारे क्रॉप्स बनाए हैं। जैसा आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है विटामिन ए रिच क्या बनाया है। हमारी ट्रिक है एसीपी स्पिनैच, एसीपी प्रद्युमन नहीं, एसीपी स्पिनैच। ए मतलब विटामिन ए रिच, सी मतलब कैरेट, पी से पंपकिन और एस से स्पिनैच। तो गाजर, कद्दू और पालक बनाइए विटामिन ए रिच। नाउ विटामिन सी से हमारी ट्रिक है सी, एमटीबी ट्वाइस, 2 बार एमटीबी देखो। एम मतलब मस्टर्ड, टोमेटो, बिटर गार्ड यानी करेला और बथुआ। देन आयरन और कैल्शियम से भरपूर बनाया है, दोनों का आखिरी ले लो, यानी स्पिनैच एंड बथुआ। और प्रोटीन से भरपूर क्या बनाई है? देखो ऐसे याद रखो, मैं फ्रांस गई तो फ्रेंच बीन्स, वहां पे मुझे चौड़ी चौड़ी बीन्स मिली यानी ब्रॉड बीन्स। वहां मैं गार्डन में बैठ के मटर भी खा रही थी तो गार्डन पीस, और मैं लब करके सब कुछ खा गई तो लब बीन्स। तो ब्रॉड बीन, लब बीन, फ्रेंच बीन एंड गार्डन पीस हो जाएगा, राइट। तो ये सब कुछ आ जाएगा बायो फोर्टिफिकेशन में। तो हमने यहाँ पर डिजीज रेजिस्टेंस के लिए प्लांट ब्रीडिंग देखी, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए प्लांट ब्रीडिंग देखी, और न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बायो फोर्टिफिकेशन के लिए प्लांट ब्रीडिंग देखी। अब आइए हम बात करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन की। साइंटिस्ट ने यह सोचा कि अगर प्लांट ब्रीडिंग मतलब इतनी खेती बढ़ानी पड़ रही है तो क्यों ना हम नॉन वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट हो जाएं। अब भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है, नॉन वेज यानी जानवर खाओगे तो जानवर ने भी तो पेड़ खाया होगा तभी तो उसका मांस बनेगा। तो 1 किलो 1 kg मीट बनाने के लिए 3 से 10 kg ग्रेन की जरूरत पड़ती है, यानी ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो सोल्यूशन क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन। ऐसे कई सारे सिंगल सेल्ड, ना सिर्फ सिंगल सेल, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो रिच अमाउंट में बहुत ज्यादा प्रोटीन देते हैं। यहां पर हमें 3 एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक बैक्टीरिया का नाम, उसका नाम है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया एक दिन में पर डे 25 टन प्रोटीन देता है। 25 टन, एक टन में नियरली 1000 किलो होते हैं, तो इमेजिन करिए 25 टन, 25 टन प्रोटीन पर डे, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया। नंबर 2, एडिबल मशरूम्स। एंड नंबर 3, जो इसे सुपर फूड कहा जाता है, स्पिरुलिना। स्पिरुलिना जो है ये एक साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, कहने को सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, लार्ज क्वांटिटी में ना सिर्फ प्रोटीन बल्कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सब कुछ लार्ज क्वांटिटीज में है। और बढ़िया बात यह कि ये बड़ा इजीली ग्रो कर जाता है वेस्ट मटेरियल पे। ये वेस्ट मटेरियल को ही डाइजेस्ट करके और उससे अपनी ग्रोथ करता है, यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करता है। कौन सा वेस्ट मटेरियल? हम मैप्स से याद रखेंगे। एम मतलब मोलासेस यानी गन्ने का शीरा, ए मतलब एनिमल का मेन्योर, खाद,
P मतलब पोटैटो प्रोसेसिंग, जहां हो रही है आलू की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और S से स्ट्रॉ यानी भूसा, और S से सीवेज यानी गटर का पानी। इन सब में ऑर्गेनिक मैटर पर ये फीड करता है और रिच लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल बनाता है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस भी करता है। सो दिस इज अबाउट सिंगल सेल प्रोटीन SCP। अब आइए आ जाते हैं हम टिश्यू कल्चर पर। टिश्यू कल्चर के अंदर समझिएगा, सपोज करिए मैं एक पत्ती से पूरा नया पेड़ बना दूं तो इसे टिश्यू कल्चर कहेंगे। ये जो पार्ट जिससे मैं पूरा न्यू पेड़ बनाऊंगी, कार्बन कॉपी पेड़, इसे एक्स प्लांट कहते हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर टोटी पोटेंसी होनी चाहिए, टोटल पोटेंशियल टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ टिश्यू, तभी वो हर ऑर्गन को बनाएगा और पूरा पेड़ बनाएगा। तो एक्स प्लांट को मैं स्टेराइल कंडीशंस में ग्रो करूंगी ताकि कोई इंफेक्शन वगैरह ना हो, और स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम दूंगी, वो तो चाहिए तभी तो एटीपी बनेगी, वो ग्रो करेंगे। तो स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम दूंगी, स्टेराइल कंडीशंस दूंगी, तब इस एक्स प्लांट जिसमें टोटी पोटेंसी है उससे मुझे नया पेड़, कार्बन कॉपी पेड़ मिलेंगे। नाउ यहां पर न्यूट्रिएंट में हम क्या क्या देंगे? न्यूट्रिएंट मीडिया में कार्बन सोर्स देना पड़ेगा, जैसे सुक्रोज, जिसे तोड़ के फिर अल्टीमेटली एटीपी बनेगी। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स देने पड़ेंगे, विटामिन्स, मिनरल्स और इवन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सबसे पहले हम ऑक्सिन, साइटोकाइनिन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में देते हैं तो कैलस बनता है। क्योंकि अभी सपोज ये पत्ती है, ये डिफरेंशिएटेड है, पहले मुझे इसे अनडिफरेंशिएट करना है, मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट करना है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में देंगे। फिर हम साइटोकाइनिन थोड़ा बढ़ा देंगे तो शूट रीजनरेशन होगा, फिर ऑक्सिन बढ़ा देंगे तो रूट रीजनरेशन होगा, और ऐसे करके प्लांटलेट बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बनाएंगे शॉर्ट ड्यूरेशन में बाय टिश्यू कल्चर, इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो मतलब छोटे से, थोड़े से समय में, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेंडा, फैला देना, यानी थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बना देना। और ये सारे प्लांट्स एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं, पेरेंट की कार्बन कॉपी हैं, यानी ये सोमैटिक क्लोन्स हैं, जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। तो सोमैटिक क्लोन्स या सोमा क्लोन्स मिलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन से। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर हम फॉर्म कर रहे हैं। राइट नाउ यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, टोमेटो, बनाना, एप्पल, बहुत कुछ बनाया गया है कमर्शियल लेवल पर इसी प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर में क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए एक पेड़ है जो इन्फेक्शन हो गया है, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, पर उसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज है। मैं चाहती हूं मैं उसका कार्बन कॉपी पर डिजीज्ड नहीं, वायरस फ्री, पैथोजन फ्री, अनइन्फेक्टेड पेड़ रिकवर कर लूं इस डिजीज्ड प्लांट से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप मेरिस्टेम को, चाहे एक्सिलरी मेरिस्टेम है चाहे अपाइकल मेरिस्टेम है, कोई भी मेरिस्टेम को एक्स प्लांट की तरह यूज कर लीजिए और उसका पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर कर दीजिए। तो यहां पर हम मेरिस्टेम को यूज करेंगे एक्स प्लांट की तरह, अपाइकल एज वेल एज एक्सिलरी मेरिस्टेम को, क्योंकि मेरिस्टेम इज ऑलवेज फ्री ऑफ वायरस। मेरिस्टेम में हाई ऑक्सीजन होता है, इतना तेजी से सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं कि वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाता। मेरिस्टेम इज फ्री ऑफ वायरस। तो हमने इन्फेक्टेड पेड़ से अनइन्फेक्टेड, वायरस फ्री, पैथोजन फ्री पेड़ रिकवर कर लिया। मेरिस्टेम कल्चर से 3 पेड़ जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए, कमर्शियल लेवल पर बनाए हैं, ध्यान से सुनिए, ट्रिक से याद कराती हूं। मेरिस्टेम मतलब मायावती, याद रखना, एम से मेरिस्टेम, एम से मायावती। और मायावती की कौन सी पार्टी है? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। बी मतलब बनाना, एस मतलब शुगर केन और पार्टी मतलब आलू। तो बनाना, शुगर केन और पोटैटो, ये 3 हमने लार्ज स्केल कमर्शियल स्केल पे मेरिस्टेम कल्चर से हेल्दी पेड़ रिकवर किया इन्फेक्टेड पेड़ से। चलिए अब आते हैं इसके लास्ट टॉपिक पर, एंड विच इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। समझिए, मान लीजिए 2 पेड़ है, मुझे दोनों की क्वालिटीज बहुत अच्छी लगती है, मैं हाइब्रिड बनाना चाहती हूं, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, वो पोलन वोलन छिड़क के नहीं, वहां तो मियोसिस हुआ होगा, मैं एग्जैक्ट कार्बन कॉपी पर दोनों के कैरेक्टर्स आ जाए। तो इसे बोलते हैं, सबसे पहले मैं सेल्यूलेज, पेक्टिनेज, एंजाइम डाल के सेल वॉल हटाऊंगी, क्योंकि सेल वॉल होगा तो फ्यूजन नहीं होगा। तो सेल माइनस सेल वॉल यानी मैंने प्रोटोप्लास्ट कर लिए। अब मैं इनका फ्यूजन करवाऊंगी, या तो इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रोफ्यूजन, या पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल यानी केमिकल फ्यूजन, और इससे प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा फ्यूजन से। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ये हाइब्रिड बने हैं, सोमैटिक हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, इसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे और इन्हें सोमैटिक हाइब्रिड। तो ध्यान रखो,
टिश्यू कल्चर से सोमा क्लोन्स बन रहे हैं, कार्बन कॉपी, सोमा क्लोन, सोमैटिक क्लोन्स, और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से सोमैटिक हाइब्रिड बन रहे हैं, इसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। साइंटिस्ट ने आलू और टमाटर, टोमेटो और पोटैटो से पोमैटो सोमैटिक हाइब्रिड बनाया था, पर इसके अंदर दोनों के डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं आए थे, मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हुआ, अनवायबल था। अच्छे से क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? सुनिए अब आगे। ऑल राइट, तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया है। इसके साथ ही स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट का बॉटनी का पार्ट, प्लांट ब्रीडिंग, कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टिल देन मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।